इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को नापते कैसे हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है द प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। इसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड है इनकम अप्रोच। पहला देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडिड मेथड इससे कहते हैं कि हम हर स्टेज पर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में जो भी एडिशन होती है, जो भी चेंजेस होती हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम एट द फेजेस ऑफ प्रोडक्शन एट ईच एंटरप्राइज एंड ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। ये कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज़ हैं या बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि वो हर स्टेज, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू में जो एडिशन हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। इनफैक्ट इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंटरप्राइज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इन द इकॉनमी, ठीक है। अंडर दिस मेथड इकॉनमी इज़ डिवाइडेड अंडर 3 सेक्टर्स। तो इस मेथड के अंदर हमने इकॉनमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग आपको पता है कि जी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फार्म पे जो है वो पैदा होती हैं, चाहे वो गंदम है, चाहे वो कपास है, चाहे वो कुछ और है, ठीक है। तो फार्म से हमें मिलती है रॉ मटेरियल की शक्ल में। माइनिंग हमें ज़मीन से या ज़मीन के अंदर से जो भी मिनरल्स मिलते हैं, खोद के निकाले जाते हैं, वो भी रॉ मटेरियल की शक्ल में होता है। फ़िशिंग जो है वो भी हमारे पास रॉ मटेरियल की शक्ल में होता है। फॉरेस्ट्री, जंगलात से हमें अगर लकड़ियाँ मिलती हैं, कोई और पैदावार मिलती है, ठीक है। इसके बाद एंड ऑल अदर विच प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल, हर वो बिज़नेस जिससे हमें रॉ मटेरियल मिलता होगा वो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास 2 किस्म की जो है वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। वो कंपनीज जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ठीक है। जो गुड्स प्रोड्यूस करती है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के जिसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं वो तैयार परचेज़ करते हैं उन पार्ट्स को, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ उनको असेंबल कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी होते हैं और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास सर्विस सेक्टर। इसमें वो तमाम कंपनीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, वो भी सर्विस है हमारे पास। बहुत से लोग अकाउंटिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। प्लम्बर हो गया, टीचिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, मैकेनिक जो का काम जो है वो भी सर्विसेज में आता है। बार्बर जो है वो भी सर्विसेज में है। रेस्टोरेंट्स, होल सेलिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है, बैंकिंग, ये सब के सब जो है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े गोदाम होते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उनको उसमें स्टोर किया जा सके, ठीक है। होल सेलिंग का काम का मतलब क्या होता है कि ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि फैक्ट्री से लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज़ करते हैं थोक के हिसाब से और कम प्राइस में, उसको हम कहते हैं होल सेल बिजनेस, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास सर्विस सेक्टर्स होते हैं। इसके बाद है, अगर हम देखा जाए कि अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है। फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम द वैल्यू एडिड बाय द अबव 3 सेक्टर्स एट ईच स्टेज इज़ वर्क आउट। अब कहते हैं कि जी हमने जो बाकी 3 सेक्टर्स अभी पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, उन तीनों के उस पर उसमें जब ये गुड्स उनके पास पहुंचती हैं तो उनकी वैल्यू में जो भी एडिशन होता है वो एडिशन जो है वो नोट डाउन कर लिया जाता है, और इसके बाद उसको जो है वो टोटल कर लिया जाता है, तो हमारे पास जो है वो नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो आ जाती है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट ईच एंटरप्राइज इज़ फाउंड बाय, ठीक है। कैसे हम वैल्यू मालूम करते हैं, मल्टीप्लाइंग द फिजिकल आउटपुट विद द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। कि जितनी भी एक कंपनी जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, उनकी जो टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन होती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मार्केट प्राइस से, ठीक है। उस वक्त मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेल करती है हम उस पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्म ए सपोज़ कि हमारे पास एक कंपनी है, फर्म ए प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। एक फर्म है ए, उसको हमने नाम दिया, ए का नाम दिया, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल बनाती है। एंड सेल इट इन द मार्केट फॉर ₹2000, और वो 2000 का इसको मार्केट में बेच देती है, ठीक है। फर्म ए ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया और मार्केट में 2000 का बेच दिया टू फर्म बी को बेच दिया। अब फर्म बी ने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने क्या किया, इस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाई, ठीक है, और उसको मार्केट में सी को बेच दिया
फॉर रुपीज़ 4,000, ठीक है। फर्म बी मैन्युफैक्चर्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड सेल इट टू द फर्म सी फॉर रुपीज़ 4,000, ठीक है। फर्म सी जो है उसने क्या किया, द फर्म सी सेल्स फिनिश गुड्स टू हाउस होल्ड फॉर रुपीज़ 5,000। तो फर्म सी ने वही गुड्स बगैर किसी चेंजेस के लोगों को जो है वो कितने का 5,000 का बेच दिया। तो अब देख लें आप यहाँ पे कि द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है। अब देखें पहले रॉ मटेरियल जो था ये था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 2,000 थी, हमने 2,000 नोट कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर फर्म बी जो है उसने से फिनिश गुड बनाई है और उसको 4,000 का सी को बेच दिया। तो 4,000 में से 2,000 माइनस करें, 2,000 रह गए, ठीक है। ये हमने यहाँ नोट कर लिया। इसके बाद सी ने इस गुड्स को 5,000 का बेच दिया, किसको, हाउस होल्ड्स को या कंज्यूमर्स को। तो 5,000 में से आप माइनस करें 4,000, ठीक है, जो पहले 4,000, तो अब हमारे पास 1,000 आ गया, ठीक है। तो ये 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 5,000। तो हर स्टेज पे हमारी वैल्यू में देख लें, रॉ मटेरियल था तब उसकी वैल्यू इतनी थी, जब उसके बाद उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया तो वैल्यू में इतना एडिशन हुआ, और उसके बाद जब उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाया तो वैल्यू में इतना एडिशन हुआ। तो हर स्टेज पे जो एडिशन हुआ वैल्यू में हमने उसको ऐड कर लेना है, और उसको ऐड करके हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो आ जाती है। इसके बाद है सेकेंड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इट इज़ टू ऐड अप ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस बाय हाउस होल्ड्स फर्म्स एट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल आउटपुट। कहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर जो आम सार्फिन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं वो, और जो बिज़नेस कंपनीज हैं वो, और जो तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट है, वो सब मिल के जो है वो जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो हम जब उसकी टोटल वैल्यू को, उस एक्सपेंडिचर्स को हम काउंट करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है वो नेशनल इनकम आ जाती है। देयर विल बी 4 कैटेगरीज फॉर फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो हमारे पास 4 किस्म के एक्सपेंडिचर होती हैं। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है नेशनल इनकम का, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर्स। किसी मुल्क के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी और वो फाइनल कंज्यूमर्स को सेल आउट हुई, ठीक है, वो हमारी पास क्या कहलाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिजनेस कंपनीज क्या करती हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खर्चे करती हैं, ठीक है। तो वो खर्चे इसलिए करती हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो किस किस चीज़ पे करती हैं, न्यू प्लांट परचेज पे करती हैं, एडिंग टू स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती हैं, ठीक है, स्टॉक परचेज करती हैं, वो उस पर भी अमाउंट स्पेंड होती हैं। इसके अलावा न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज, बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं, ये भी बिज़नेस होता है। तो इन तीनों चीज़ों पे जो है वो बिज़नेस कंपनी जो है वो स्पेंड करती है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तीसरा हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ एक्सपेंड करती है, it is the second largest component of national income. It includes all government expenditures on currently produced goods and services but excludes transfer payment while computing national income. गवर्नमेंट जो है वो जहाँ जहाँ स्पेंड करती है, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने पे स्पेंड करे, चाहे वो डिफेंस पे स्पेंड करे, या चाहे वो किसी और जगह पे स्पेंड करे, उसमें से बस खाली हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स निकालेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो अमाउंट है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिसके बदले कोई सर्विसेज रेंडर नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट जितना भी स्पेंड करती है उसमें से आप ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस कर लें तो जो अमाउंट आएगी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 कॉम्पोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है कि टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। आप किसी भी कंट्री के टोटल एक साल के अंदर जितनी उसने टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं, एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो मुल्क में हमारी आवाम की ज़रूरत से ज़्यादा थी, हमने दूसरे मुल्कों को बेच दी और उसके बदले हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिल गया, ठीक है, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में नहीं थी और हमने दूसरे कंट्री से मंगवाई हैं, उसके बदले हमने उनको पेमेंट की है, ये हमारी इंपोर्ट कहलाती है, ठीक है। तो टोटल एक्सपोर्ट में से आप टोटल इंपोर्ट माइनस कर लें तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आता है, ठीक है। द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड इज़ द सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय बिजनेस, प्लांट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि आप इन चारों चीज़ों को जो है ऐड कर लें। कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंडिचर मेथड में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम जो आ जाएगी। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसमें से एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर लें तो हमारे पास जो है वो नेशनल इनकम आ गया। इसके बाद थर्ड मेथड है द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच जो है उसमें क्या है कि नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम्स सच एज वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितने होते हैं? 4 चीज़ें मिल के जो है वो बिज़नेस में बिज़नेस करती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है? इन चारों को जो पेमेंट मिलती है, जैसे लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है? को वेजेस मिलती है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम उन सबको जमा कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है, ठीक है? वेजेस क्या चीज़ है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस, सैलरीज अलॉन्ग विद फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास वेजेस जो है, जितने भी किस लेबर्स जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे पास नेशनल इनकम का। किसी भी कंट्री के अंदर जो भी लोग सैलरीज लेते हैं या उनको वेजेस वगैरह मिलती हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो वेजेस में कहलाता है। सेकंड हमारे पास है रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव बाय हाउस होल्ड, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी वाले बिजनेस करते हैं, चाहे घर, इमारतें, ठीक है, ज़मीनें वगैरह जो है वो रेंट पे देते हैं, तो ये जो है उनको उनकी इनकम जो है वो रेंट कहलाती है। तीसरा इंटरेस्ट है, इट इज़ द इनकम प्राइवेट बिजनेसेस पे टू हाउस होल्ड हु हैव लैंड द बिजनेस मनी। हाँ जी, बैंक में हम क्या करते हैं? अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, और बैंक क्या करते हैं? उन पैसों को प्राइवेट कंपनीज़ को लोन दे देते हैं ताकि वो बिज़नेस कर सकें। तो वो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? वो इंटरेस्ट पे करती है। तो वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों को, जिन लोगों को मिलता है, तो उनकी जो इनकम होती है, तो ये भी हमारे पास एक इनकम है। इसके बाद 4 है प्रॉफिट। प्रॉफिट आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रॉफिट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड कौन से? बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज जो बिज़नेस करती हैं, जो मार्केट में शेयर्स लाती हैं, ठीक है? तो वो उनको हम शेयर्स वाला जो बिज़नेस होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। तो वो प्रॉफिट जो हमें बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के शेयर्स पे मिलता है, तो हम ये वो इस कैटेगरी में आता है। और दूसरा है प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कौन से होते हैं? जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला बंदा जो भी बिज़नेस करता है, या पार्टनरशिप, या एक से ज़्यादा लोग मिलकर जो आपस में बिज़नेस करते हैं, तो वो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कहलाता है। तो इन कंपनी से जो बिज़नेस से जो प्रॉफिट होता होगा वो हमारे पास इस कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो हम इन सारे वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो नेशनल इनकम आ जाती है।